तो दर्शकों 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए? क्योंकि ये हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जो 4 ग्रह मुख्य ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि एक खगोलीय घटना घटने जा रही है जो बहुत ही रेयर होती है। और ये हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, ये इसके लिए हमारे में जिज्ञासा तो बनी रहती है। वैसे भी भविष्य के लिए हम लोग सब लोग चिंतित रहते हैं। अब 2025 में इतनी बड़ी खगोलीय घटना घटने जा रही है, तो डेफिनेटली हम सबके मन में जिज्ञासा रहेगी कि ये हमारे लिए कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमने वार्षिक राशि फल देश की श्रृंखला की हमने शुरुआत की थी और हमने आपको अब तक 10 राशियों के बारे में अलग-अलग वीडियो में बता चुके हैं और पूरे विस्तार से बता चुके हैं और हमने 2 भाग में विभाजित करके बताए हैं। क्योंकि जो गोचर से पहले की स्थिति क्या होगी और गोचर के बाद की स्थिति क्या होगी। तो ऐसा विस्तार आपको आई एम श्योर आपको कहीं किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा। और हम आपको अब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए 2025 का वर्ष कैसे रहेगा। जैसे मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी खगोलीय घटना घटने जा रही है उसमें 4 ग्रह जो अपने राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि एक साथ आगे पीछे कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही रेयर घटना है, क्योंकि इसका प्रभाव ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखने को मिलेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व पटल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 2025 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी वो आपके स्वास्थ्य में किस प्रकार का प्रभाव डालेगी, इसे हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपकी शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, क्या किस प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिलेगी, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं क्या उनके लिए कुछ ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, नई जॉब के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आपके व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, क्या मजबूती आपको देखने को मिलेगी या कुछ सावधानी आपको बरतनी है। उसके अलावा अगर हम समझेंगे तो आपके प्रेम संबंध को समझेंगे, यानी आपके लव रिलेशनशिप को समझेंगे कि 2025 में आप लोगों के बीच में संबंध में किस प्रकार की गहराई देखने को मिल सकती है या किस प्रकार के डिस्टेंस से आपको गुजरना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष, क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा अगले वर्ष या संतान से किस प्रकार का आपको व्यवहार देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो जैसे मैंने बताया कि वार्षिक राशिफल देश की श्रृंखला में हम बिल्कुल आपने आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और आज की जैसे हमने बताया कि वीडियो में चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में शनि आपके गोचर कर रहे हैं, लगभग 2.5 वर्ष से इसी जो है भाव में गोचर कर रहे हैं और ये नेक्स्ट यानी 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। अब इनके साथ जो अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, शुक्र करने जा रहे हैं युति के साथ, आप देखेंगे राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव है सप्तम भाव में केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम एक तरह से दूसरे के में रहते हैं 17 एक्सिस में रहते हैं। तो राहु अगर द्वितीय भाव में तो उनके जो 7th हाउस में होंगे वो होंगे केतु जो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल आपके जो है 6ठे भाव में गोचर करें, कर्क राशि में यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। सूर्य और बुध आपके एकादश भाव में गोचर करें या धनु राशि में। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें वृषभ राशि में, यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। तो राशि परिवर्तन आप धीरे धीरे आप सब में देखेंगे, लेकिन जो मुख्य राशि परिवर्तन होगा वो जैसे मैंने बताया 4 ग्रह का होता है, क्योंकि ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं तो इसीलिए इनका प्रभाव लंबे समय तक आपको देखने को मिलता है। बाकी अन्यों का ग्रह जल्दी ही आपको प्रभाव देखने को मिलता है, जल्दी प्रभाव से मुक्त भी हो जाती हैं। तो 4 फरवरी को जो मुख्य परिवर्तन देखेंगे वो है बृहस्पति का मार्गी होना। बृहस्पति लंबे समय से जो है वक्री अवस्था में चल रहे हैं और ये फरवरी में जाके मार्गी होंगे यानी डायरेक्ट होंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आप देखेंगे वो है 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन, आपकी लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा आपके द्वितीय भाव में, जहाँ पर राहु गोचर करें, इनके साथ इनकी युति रहेगी। 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके मिथुन राशि यानी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और 18 मई को उनके 4 दिन बाद राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जो राहु है वो कुंभ राशि में चले जाएंगे और केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे यानी आपके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है मई के बाद का समय। मई के पहले की यदि हम चर्चा करें तो देखिए 29 मार्च से लेकर 18 मई का जो गैप है आपको बहुत ही सावधान रहना है। आपके लग्नेश यहाँ पे द्वितीय भाव में युति बनाएंगे तो इसका प्रभाव आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। ये कम अंतराल का समय रहेगा जहाँ पे शनि के साथ जो राहु है यहाँ पे श्रापित योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो अन्य ग्रह है, जो मुख्य ग्रह अगर मैं इसकी कैटेगरी में रखूँ तो मंगल है। मंगल आपके लंबे समय तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे, कर्क राशि में नीच अवस्था में रहेंगे, बीच में ये वक्री में होंगे और वक्री अवस्था में होते होते ये पीछे चले जाएंगे, यानी जनवरी में ये पीछे चले जाएंगे आपके पंचम भाव में, मिथुन राशि में चले जाएंगे, फिर वहां पे रहेंगे अप्रैल
अप्रैल तक मार्गी होंगे, फिर वे पुनः आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे अप्रैल में, यहाँ पे जून तक रहेंगे और जून में ही ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे फिर इनकी युति केतु के साथ रहेगी। देखिए, ये जो है थोड़ा-सा आपके लिए कठिनता से भरा रह सकता है। मंगल आपके लिए जून तक थोड़ा-सा कष्टकारी हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रह जो धीरे-धीरे राशि परिवर्तन करेंगे और वो जल्दी ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा अगर हम नक्षत्रों की बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो जो बृहस्पति है वो मृगशिरा नक्षत्र में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। उसके बाद ये आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जून के महीने में, जिनके स्वामी राहु हैं। उसके अलावा ये फिर अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और अगस्त में ये पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शनि की यदि हम बात करें तो ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अप्रैल में प्रवेश करेंगे। उसके बाद ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो उनका स्वयं का नक्षत्र है अक्टूबर के महीने में। तो ये इस नेक्स्ट ईयर इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। राहु पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे वर्ष के अंत तक 25 नवंबर तक ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद शतभिषा अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। केतु भी इसी समय राशि अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी से शुरुआत कर रहे हैं और पूर्व फाल्गुनी में ये 25 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो नक्षत्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इनके बिना फलादेश करना असंभव है। तो ये नक्षत्र आप देखेंगे पूरे वर्ष में। अब जो स्थिति बनेगी मई से पहले, वो आप पहले जो स्थिति बन रही है जो बृहस्पति है वो केतु के प्रभाव में है। मई के बाद की स्थिति बनेगी वो फिर बृहस्पति राहु के प्रभाव में आएंगे, गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा, राहु और बृहस्पति एक दूसरे के प्रभाव में रहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी वजह से राहु गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। साथ ही जैसे मैंने बताया कुछ अंतराल के समय राहु के साथ शनि की आपकी लग्नेश युति रहेगी, जो कि कह सकते हैं कि इसको शापित योग भी कहा जाता है। तो कुछ समय के लिए ऐसा देखा जा सकता है। बाकी जो तीसरी जो थोड़ी सी नेगेटिव है वो आपका मंगल है, छठे भाव में नीच राशि में। उसके बाद पंचम भाव में जाएंगे, बकरी अवस्था में पुनः फिर छठे भाव में आएंगे। जून के बाद की अगर स्थिति को देखेंगे तो फिर आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी, पर वही बात है कि फिर मंगल की युति आपकी केतु के साथ होगी। तो ठीक है, अगर इसकी स्वास्थ्य से अगर हम शुरुआत करें तो देखिए आपको अगर हम समझे तो शनि आपके लगन में गोचर करें, आपके जो है लग्नेश है शनि यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि में शुक्र के साथ गोचर करें तो स्थिति शुरुआत अच्छी रहेगी और पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। राहु केतु थोड़ा सा आपका काम खराब कर सकते हैं और मंगल छठे भाव में बैठ के जो रोग रिपु ऋण का भाव है ये थोड़े आपके लिए थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनकी दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ेगी, द्वादश भाव में भी पड़ेगी। तो संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं, रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं बीपी की समस्या आपको हो सकती है। अगर आपको स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, खान पान उचित नहीं है, व्यसन है, तो निश्चित तौर से ये समस्या आपको देखने को जरूर मिलेगी। राहु की दृष्टि मंगल पे भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं इसके प्रभाव को और ज़्यादा उजागर कर सकते हैं। स्ट्रेस में आप आ सकते हैं, एंजाइटी में आप देख सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है, अधीरतापन देखा जा सकता है। अपनी बात को व्यक्त ना करने की वजह से भी एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलती है। अब ये कर्क राशि है, जलीय तत्व की राशि है, तो मंगल यहाँ पे निश्चित तौर से असहज महसूस करेंगे क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह और जलीय राशि में बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर, भावनाओं को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। माता के साथ संबंध में गिरावट देखी जा सकती है, माता के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है, किसी भी महिला के साथ आप की उलझन या तनाव देखा जा सकता है, लड़ाई झगड़ा देखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी या बचना है। राहु की द्वितीय भाव में होना अनावश्यक बड़बोलापन देता है, जो बिना मतलब के आपका जो है बोलना वो कभी कभी अनुचित हो जाता है। अब क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो आपके बोलने में अधीरतापन देखा जा सकता है, बिना बात के प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रिएक्शन दे सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार आपको उतार चढ़ाव तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही ये कुछ समस्याएं भी आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। बृहस्पति का वक्री अवस्था में आपके चतुर्थ भाव में गोचर करना थोड़ा सा आप जो हृदय के मरीज है अपना अच्छे से ध्यान रखें। बात की वजह से भी चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पर भारीपन की समस्या देखी जा सकती है। बृहस्पति यहाँ पे शत्रु राशि में है तो निश्चित तौर से आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि बृहस्पति अगर हम समझे तो यहाँ पे अच्छा परिणाम देते हैं चतुर्भाव में रह के। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तो यहाँ पे बृहस्पति जो है चतुर्भाव में कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं तो निश्चित तौर से आपको शांति भी देखने को मिलेगी, साथ ही कुछ ऐसे कड़वे अनुभव भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा शुरुआत आपके लिए नेगेटिव रह सकती है।
राहु केतु आपके द्वितीय भाव में और केतु अष्टम भाव में बैठ के कुछ छुपे रोग के बारे में भी एक निर्देश इंगित करता है। साथ ही कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखने को मिलती है जहाँ पे आपको मूल जड़ नहीं पता लग पाएगा कि आपको समस्या क्या है। कभी-कभी समस्या आपके दिमाग में भी हो सकती है जिसका कोई आधार नहीं होता, उसके बारे में सोच-सोच के आप परेशान हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव सोच से भी आप ग्रस्त हो सकती हैं। मुख्यतः आपको अपने खान-पान को उचित रखना है क्योंकि राहु यहाँ पे द्वितीय भाव में बैठ के खान-पान में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या आप किसी गलत संगति में आके कुछ एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं, व्यसन में फँस सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपको जो इस प्रकार की समस्या से बाहर निकलना है। संगति ही सब कुछ है, एसोसिएशन सब कुछ है। जो आपके अच्छे वेल विशर होंगे तो आपको गलत जगह पे कभी भी उकसाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये आपकी समझ पर डिपेंड करता है। तो मई के बाद की अगर हम स्थिति समझे तो शनि आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, राहु आपके लगन में आ जाएंगे, केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पे मंगल के साथ इनके कुछ समय के लिए युति बनेगी। उसके बाद मंगल फिर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो ठीक है, थोड़ा-सा आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है कि इस केंद्र भाव में राहु केतु का होना अच्छा नहीं माना जाता है। राहु आपके लगन में बैठना कहीं न कहीं आप अटेंशन सीकर हो सकते हैं, दूसरों से अपने प्रति आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा केतु की वजह से भी एक खींचातान आपके जीवन में देखा जा सकता है। ये आपके संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। जहाँ तक यहाँ पे बृहस्पति का साथ आपका जो देखने को मिलेगा, जब वो पंचम भाव में करें तो निर्णय लेने में असहज महसूस कर सकते हैं। कई बार गलत निर्णय, गलत स्टेप उठाने की वजह से भी कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये इस ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति को मजबूती देनी है, आपके ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान आपके बृहस्पति है, इन पर आप हो सके तो पॉजिटिविटी बनाए रखें और इसको मजबूती देंगे तो आपको राहु का बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिला के यदि हम समझे तो मई के बाद थोड़ा-सा आपको अपने सावधान रहना है, उपाय करते रहिए तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल पाएगी। पहले और बाद का समय थोड़ा लगभग हम कह सकते हैं कि बैलेंसिंग स्थिति में रह सकता है। हालाँकि जो राहु का और केतु का आपके लगन भाव में आना, केंद्र भाव में आना थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। जून के बाद हम बात करें तो मंगल का आपके सप्तम भाव में आना, तो कुछ समय में मंगल और केतु आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उथल-पुथल कर सकता है, आपकी लाइफ में उथल-पुथल कर सकता है, जिसकी वजह से कुछ तनाव झगड़ा भी देखा जा सकता है, तो इससे आपको बचना होगा। तो कुल मिला के आपको बृहस्पति को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, इसका उपाय हम आपको बताएँगे। साथ ही जून के बाद का अगर वर्ष के अंत का हम समय देखें तो आपके लिए सामान्य ही रहेगा। आपके जो लग्नेश है शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो थोड़ा-सा राहत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी और आप उसकी साढ़े-साती भी आपके लास्ट स्टेज में पहुँच जाएगी। अब हम समझेंगे शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा। अभी आपके पंचमेश एकादश भाव में गोचर करें, सूर्य के साथ बहुत अच्छी उत्तम स्थिति बन रही है। शुरुआत में अच्छी खासी आप कैसे कह सकते हैं कि एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं। एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं, अपना स्टेटस में आपका इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपका परिणाम आपके अनुकूल रहेगा, आपकी अपेक्षा अनुसार रहेगा। साथ ही आप जिस फील्ड में चाह रहे हैं वहाँ पे भी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए थोड़ा-सा आपको प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आप क्लैरिटी बना के चलें। हालाँकि आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपको परिणाम जो है आपको मिलेगा वो आपके आत्मविश्वास को और भी बढ़ाएगा। तो ये भी एक वजह रहेगी कि आप अपने जो करियर में निर्विघ्न आप चलते रहेंगे, उसकी शुरुआत काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। मुख्य तौर से अगर हम 4 फरवरी के बाद का समय देखें तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया और भी बढ़िया रहने वाला है। कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में थोड़ा-सा आपको जून तक सावधान रहना है। हालाँकि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच का समय थोड़ा आपके लिए बढ़िया रह सकता है, उसके बाद फिर आपको जून तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाए रखेंगे, हाई रखेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन में सफलता निश्चित तौर से देखने को मिलेगी। पर क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं तो कोई छोटी-छोटी बात का भी आपके मन पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, तो ये आपके प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में आपको अपना अधीरतापन नहीं खोना है और अपना अधीरतापन में नहीं रहना है और अपना धैर्य नहीं खोना है आपको। इसके अलावा बृहस्पति का अगर हम मई के बाद की बात करें तो बृहस्पति का आपके पंचम भाव में होना, राहु की दृष्टि इस पे पड़ना। देखिए ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में थोड़ा अवरोध आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। गुरु चंडालियों का निर्माण का कारण होता है कि कहीं न कहीं पूर्व जन्म में आपने गुरु का या किसी वृद्ध व्यक्ति का कुछ अपमान किया होता है, तभी कुंडली में ये इस प्रकार का योग बनता है। पर क्योंकि अब गोचर में इस प्रकार का योग बन रहा है और यदि आपकी वास्तविक कुंडली में भी इस प्रकार का योग बना है, थोड़ा रिजल्ट इसका थोड़ा तीव्र हो जाता है, सीवियर हो जाता है। बहुत सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि ये योग कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक बार में काम होता नहीं है, सक्सेस नहीं मिलती, कई बार प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे में आपको बृहस्पति को मजबूती देनी है, ज्ञान के मार्ग में आपको चलना है, तो किसी प्रकार के उकसावे में नहीं आना, स्वयं को आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हो सके तो आप अपने भीतर गंभीरता लाएँ।
आप अपने अंदर हम्बलनेस लेकर आएँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने गुरु का अपमान ना करें, उनका आप हो सके तो सम्मान करें। किसी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहें, खासकर बूढ़े लोगों से, वृद्ध लोगों से या अपने गुरु से, टीचर से किसी प्रकार का भी वाद-विवाद ना करें, ये आपके गुरु को और भी खराब करेगा। हो सके तो घर में बड़े-बुजुर्ग के पैर छू के आशीर्वाद लें, उनका ध्यान रखें, उनको अच्छे से आप उनको सर्व करें। दूसरी बात ये है कि आप मंदिर में जाके भी पंडित पुजारी से भी पैर छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा बनी हुई है। इसके अलावा क्योंकि ये थोड़ा योग आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और आपके शिक्षा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है, तो उपाय आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए, विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको शुरुआत में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने बताया, प्रयास थोड़ा अधिक करना पड़ सकता है, कुछ बार-बार प्रयास करने के बाद ही कुछ बात बनती नज़र आ रही है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो फरवरी के बाद का जो समय रहेगा, मध्य फरवरी के बाद का जो समय रहेगा, वो ज़्यादा अनुकूल बनता नज़र आ रहा है। कुछ अच्छे ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। हालाँकि आपकी इंटेलिजेंट में कोई कमी देखने को मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती नज़र आ रही है, जिसका असर आपको प्रदर्शन में देखने को मिलेगा और जिसके आधार पे कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं, कुछ अच्छे ऑफर आपको मिल सकते हैं अपने करियर की शुरुआत को लेकर या कुछ नए इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिल सकते हैं। हालाँकि शुरुआत थोड़ी-सी आपके लिए उदासीन रह सकती है, थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को ऊँचे बना के रखें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें। किसी के साथ झगड़ा और तनाव में ना आए तो बेहतर रहेगा, आपकी शुरुआत खराब हो सकती है। तो आप अपनी जो एनर्जी को तो पॉजिटिव रखें ही, साथ ही अपने काम पे जितना ज़्यादा फोकस बनाएँगे और इधर-उधर की बातों में गॉसिप से दूर रहेंगे, उतना आपके करियर के लिए एक अच्छा समय रह सकता है। अन्यथा आप कहीं न कहीं इसमें पिछड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि करियर में शुरुआत ही अगर आपकी खराब रहेगी तो बाद में आपके लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बार-बार जॉब चेंज करना भी आपके रिज़्यूमे को खराब करता है, आपके करियर को भी एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा देता है, जहाँ पे आपके ठहराव पे एक कमी देखने की वजह से भी कुछ नए ऑफ़र्स आपको नहीं मिल पाते हैं। ये बात आपको भी सोचनी विचारनी चाहिए। जून के बाद का अगर हम समय लेकर चलें तो आपके करियर के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। बस थोड़ा-सा आपको जैसे मैं अगर ये समझूँ, जून में जैसे ही मंगल आपके केतु के साथ आएँगे जो दशमेश भी हैं, तो थोड़ा-सा आपको जैसे मैंने बताया कि शांत भाव में रहना है, रिएक्शन नहीं देना है और निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी जल्दबाज़ी में लिया गया आपका निर्णय आपके लिए गलत साबित हो सकता है। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और अगर हम बात करें अगस्त से लेके वर्ष के अंत तक का समय, ये आपके लिए उचित रहेगा, अनुकूल रहेगा, लेकिन काफ़ी फ्लक्चुएशन से आपको गुज़रना पड़ सकता है। मैं समय आपको बता देती हूँ, जून तक का आपको काफ़ी सावधान रहना है। हालाँकि जनवरी में थोड़ा आपको राहत ज़रूर देखने को मिलेगा, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। उसके बाद फिर पुनः आपको सावधान रहना है। जून के बाद जैसे ही मंगल आपके सप्तम भाव में आएँगे, सिंह राशि में आएँगे, तो यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी। उसके बाद पुनः आपके ये जो है अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। तो लगभग अगस्त से लेके हम अगर दिसंबर तक की हम बात करें तो ये समय आपके करियर के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका भाग्य भी साथ देगा। उससे पहले का जो समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आपके लिए एक कह सकते हैं कि एक परीक्षा की घड़ी हो सकती है, जिसमें आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को प्रूव करना है और अपने आप को एक अपने स्टेटस का एक प्रकार से उसको निर्माण करना है। तो इस वजह से आपको काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, तो ये आपको सावधान रहना है। कुछ इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं हम कार्यक्षेत्र में जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए, क्योंकि दशमेश मंगल आपके छठे भाव में गोचर करें नीच अवस्था में। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपके जनवरी में पंचम भाव में आएँगे और अप्रैल तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद ये आपके फिर पुनः छठे भाव में आएँगे, उसके बाद फिर सप्तम भाव में आएँगे। तो जून से लेके अगस्त तक का अगर जून-जुलाई से अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है। और जून से लेकर जुलाई तक की अगर समय अगर हम समझें तो ये थोड़ा-सा आपके काम में थोड़ा उच्चाटनपन दे सकता है, मन विच्छेद कर सकता है, आपके काम में मन नहीं लग पाएगा, काम के उचित परिणाम नहीं मिल पाएगा। परिणाम नहीं मिलने की ना वजह से आप काम में पूरी तरीके से 100% अपना जो है अपना जो योग नहीं दे पाएँगे और ये थोड़ा-सा आपके लिए विपरीत परिस्थिति रह सकती है। पर अगर हम अगस्त के बाद की हम बात करें, अगस्त की से लेकर अगस्त और वर्ष के अंत तक की हम बात करें, तो आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको जॉब परिवर्तन से गुज़रना पड़े, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन दे रहा है और ये भी संभव है कि आप अपनी वर्तमान जॉब को छोड़ के नई जॉब के लिए प्रयास करें। तो अगस्त से लेकर सितंबर तक। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा, फिर आपके करियर में एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा समय आपको सँभाल के रखना है। राहु केतु के बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि राहु और जो बृहस्पति का जो है संयोग बनेगा आपका मई के बाद, तो इसमें आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि ग्रोथ के अच्छे चांसेस मिलेंगे। खासकर अगर हम समझे तो शुरुआत में अच्छी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव में बैठने की दृष्टि आपके एकादश भाव में रहेगी। तो आपको ग्रोथ में कोई
परेशानी नहीं आएगी। प्रमोशन के लिए प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, पर वही बात है कि आपको फिर जितना मिलेगा उसमें आपको सेटिस्फेक्शन की कमी देखने को मिल सकती है, संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए समझने वाली बात रह सकती है। नई जॉब के लिए प्रयास, जैसे मैंने बताया कि आपको अगस्त के बाद ही कुछ बेहतर ऑफ़र आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले कुछ आपके लिए डावाडोल वाली स्थिति रह सकती है। कुछ ऑफ़र मिलेंगे भी तो उसमें स्थायित्व क्या, प्रश्न चिन्ह लग सकता है और आप जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ना लें, हो सकता है गलत जगह पे भी आप फँस सकते हैं। व्यवसाय बिज़नेस के लिए कैसा रहेगा? सप्तमेश जो है सूर्य आपके एकादश भाव में बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। अच्छी डील आप प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आप संपूर्ण तरीके से आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। वैराइटीज़ आपके काम में देखी जा सकती है, विविधता देखी जा सकती है। आपकी प्लानिंग्स, आपकी आइडियाज़, आपकी क्रिएशन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। साथ ही परिणाम आपके अनुकूल रहने वाला है। एक स्टेटस का अच्छे तरीके से निर्माण करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर आप एक अच्छी नेगोशिएशन करने में सक्षम रहेंगे और एक अच्छी डील भी प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत अच्छी देखने को हम मिल रही है और 4 फरवरी के बाद आपके रियल एस्टेट में, आपके घरेलू उद्योग में, व्हीकल के बिजनेस में भी अच्छी उछाल देखी जा सकती है। शेयर मार्केट में बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करने, खासकर 29 मार्च से लेकर 18 मई का समय थोड़ा आपको अपने लिए बहुत ही सोच विचार करके करना है। ऐसे में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राहु के साथ शनि यहाँ पे बैठ के आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कुछ समय आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी कुछ सही रहने वाला नहीं है। कुछ काफ़ी फ्लक्चुएशन, गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि 18 मई के बाद की अगर हम स्थिति को समझे तो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। थोड़ा शांत आपको बाजार जो देखने को मिलेगा 18 मई के बाद। इसके अलावा अगर हम समझे तो राहु केतु आपके जब लग्न और सप्तम भाव में आएंगे तो ये आपके व्यवसाय को, बिजनेस को डेफिनेटली प्रभावित करेंगे। जहाँ पे आप निर्णय तो ले पा रहे हैं पर परिस्थिति कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगी जो परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। केतु आपके सप्तम भाव में बैठ के परिणाम को कहीं ना कहीं संकुचित करते नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से आपके जो भी एफर्ट है, आपके जो भी प्रयास है, वो निष्फल जा सकते हैं या विफल हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधानी बरतिए। कोई भी नया कारोबार शुरू करें तो हो सके तो आप किसी और के नाम पे करें। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। मई के बाद ही प्रबल संभावना देखने को मिल सकती है और खासकर अगर हम जून के बाद की बात करें तो भी ये आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आना भी चाहेंगे तो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई ऐसी वजह बन सकती है जो आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन देखा जा सकता है। तो थोड़ा ये विकट स्थिति आपके लिए बनेगी, पूरे वर्ष रहेगा ये आपके मई के बाद। व्यवसाय के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। तो आपको ये निर्धारित करना है कि आपको किस प्रकार के क्षेत्र में जाना है, किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कितनी करनी है और कैसे करनी है, इसकी पूरी प्लानिंग के साथ करें और पूरी समझदारी से करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन हो सके तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपने कदम को रखें। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा 2025 का वर्ष आप लोगों के लिए? पंचमेश की स्थिति काफी बढ़िया है, शुरुआत काफी अच्छी करने जा रही है, सूर्य के साथ हालांकि है, तो मित्रों का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप मित्रों के अंडर इंप्रेशन में रहेंगे। और दूसरी बात ये है कि आप उनके सुझाव से चलेंगे तो ये अपने रिलेशनशिप को कहीं कहीं आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, न्याय संगत नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी समझदारी से भी काम लेना होगा और साथ ही दूसरों की इंटरफेरेंस आप अपने रिलेशनशिप में देखेंगे तो ये आपके रिलेशनशिप को भी प्रभावित करेगा। विवाह की चर्चा परिवार के साथ करने जा रही हैं तो आप बहुत कह सकते हैं कि मिला जुला रिस्पॉन्स पा सकते हैं। हालांकि जो आपको ऐसा लगता है कि वो आप जो आपका पक्ष ले रहे हैं तो बाद में आपको ऐसा पता लग सकता है कि वो आपके विरोध भी कर रहे हैं बैक में। तो ये थोड़ा सा विकट स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, कुछ षड्यंत्र देखने को मिल सकता है। हालांकि फरवरी के बाद थोड़ा समय आपके लिए अनुकूल बन रहा है, विवाह की चर्चा सफल रह सकती है। परंतु अगर हम समझे तो अगर आप पहले से अगर ये फरवरी और 29 मार्च से पहले अगर ये चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद 29 मार्च से लेकर 18 मई बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है और 18 मई के बाद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है विवाह के बंधन में बंधना, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और लाख कोशिश करने के बावजूद भी बंधन नहीं बन पाएगा। कुछ रुकावट या विलंब आपको देखने को मिल पाएगा और इसके अलावा अगर आप बंधन में बंध भी जाते हैं किसी वर्ष आप तो एक टिकना, एक ठहराव की कमी देखने को मिल पाएगी। एक स्टेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है जहाँ पे आपको कुछ और ही देखने को मिल सकता है, कुछ माहौल ही अलग देखने को मिल पाएगा जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मन उच्चाट में रह सकता है। तो केतु सप्तम भाव में बैठ के पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं दिक्कत डालते हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में राहु के प्रभाव में रहकर भी ये आपके सोचने समझने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। विवाहित दंपति के लिए कैसे रहेगा 2025 का वर्ष? जैसे सप्तमेश जो है सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करे बुध के साथ, तो एक लाभ की स्थिति आपके जीवन साथी के लिए बनने जा रही है। शुरुआत अच्छी देखने को मिलेगी
और आप लोग के बीच में प्रेम सौहार्द तो एक मजबूती तो शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। साथ ही कुछ आप अपने घर के लिए, परिवार के लिए कुछ नया सोच सकते हैं। और अगर हम समझे तो 4 फरवरी के बाद बृहस्पति वक्री अवस्था से बाहर आएँगे, तो ये आपके घर परिवार की सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब 29 मार्च से लेके 18 मई तक आपको बहुत सावधान रहना है। 18 मई के बाद जो स्थिति है वो और भी थोड़ी संवेदनशील आपके लिए हो सकती है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में आएँगे और राहु आपके लगन में प्रवेश कर जाएँगे। ऐसे में आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप एक दूसरे के व्यवहार को या तो कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं, या तो एक दूसरे के व्यवहार से एक दूसरे के प्रति एक नफ़रत तो नहीं, या तो फिर कुछ कह सकते हैं कि अविश्वास की भावना भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की अलाइनमेंट में कमी, सहयोगिता में कमी, सबसे बड़ी बात है विश्वास की कमी। और विश्वास की कमी और उसके बाद आपका है अहम। तो ये थोड़ा-सी स्थिति आप लोगों के लिए बनने जा रही है कि सप्तमेश सूर्य होते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में कहीं न कहीं अहम के कारण भी बनते हैं आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस का। तो आपको एक दूसरे का सहयोग करके चलना है, कोऑपरेट करके चलना है। आप संतान के लिए प्रयास करें तो शुरुआत तो अच्छी देखने को मिलेगी। 4 फरवरी के बाद ये स्थिति और भी मजबूत होती जा रही है। 29 मार्च के बाद 18 मई तक थोड़ी डाउन रहेगी, पर 18 मई के बाद की स्थिति थोड़ी-सी आपके लिए बेहतर रहेगी। पर क्योंकि राहु का साथ बृहस्पति होंगे, तो बृहस्पति को आपको ताकत देना है, मजबूती देनी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो बृहस्पति का उपाय आपको करना ही करना है, तो वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। संतान से बाकी आपको संतोष प्राप्त होगा। संतान से उपलब्धि आपको हर्षित गर्वित करेगी। थोड़ा-सा बाद में कुछ उतार-चढ़ाव उनके जीवन के में देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिला के आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जून के बाद की अगर हम बात करें, अगस्त से लेकर वर्ष के अंत तक समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, आपके संतान के लिए अनुकूल रहेगा। और आप संतान प्राप्ति में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी, पर आपको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम कुछ उपाय की बात करें तो वो ये है, मुख्य उपाय आपको अपने बृहस्पति है उसको मजबूती देनी है, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है, और हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, पीली वस्तु का दान करें। और गाय को आप भिगी हुई चना की दाल और गुड़ भी खिला सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे उपाय है, गाय की सेवा करें। और इसके अलावा आपको मंगल का अगर आपको उपाय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपको परेशान करे, क्योंकि मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है। ये मंगल आपके नीच अवस्था में छठे भाव में है, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, किसी छुपे शत्रु से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ इस प्रकार कोर्ट केस में भी आप उलझा सकते हैं। तो आपको सुंदरकांड का पाठ मंगलवार को करना है, मंगलवार को हनुमान जी मंदिर का दर्शन करना है, और लाल वस्तु का दान चढ़ाना है। लाल वस्तु को आपको दान करना है, अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, ये भी सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है मंगल का। तो ये उपाय आपको जरूर करना है, और पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें। और सप्तमेश का सूर्य का भी आप उपाय कर सकते हैं, जो आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्फिडेंट के लिए, साथ ही आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है। आप तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ्य दें। सुबह 8 बजे से पहले, स्नान के बाद, स्नान से निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर आप सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। तो ये आपके सप्तमेश को मजबूती प्रदान करेगा। तो दर्शकों, ये उपाय आप पूरे वर्ष करते रहिए, और अभी से शुरुआत इसकी कर दें, और आपका प्रभाव निश्चित तौर से आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही उत्तम प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आपका कष्ट बहुत ज्यादा है, और शारीरिक कष्ट है, और पारिवारिक जीवन को लेकर भी कष्ट बन रहा है, आप उसको फेस कर रहे हैं, तो आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। ये शारीरिक कष्ट को दूर करता है और दीर्घायु देता है, साथ ही आपके भीतर कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास को भी बना के रखता है। तो दर्शकों, आप ये उपाय श्रद्धा विश्वास के साथ कंटिन्यू करें, और आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।